हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान का 5वां भाग लेकर आया हूं, जिसमें हम आपको आज बताने वाले हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, अर्थात n sin डेल्टा सफिक्स प्लस a/2 बाई sin a/2 का डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है उसको। तो सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म का हम चित्र बनाते हैं, फिर उससे हम क्या करेंगे, परिभाषक निकालेंगे। जैसे प्रिज्म जो होता है इसमें दो त्रिभुजाकार देखिए वास्तविक देखा जाए तो प्रिज्म जो है इस तरह से बनता है। तो प्रिज्म का अगर देखा जाए परिभाषा जो होता है, प्रिज्म एक पारदर्शी पिंड होता है। प्रिज्म जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, पारदर्शी पिंड होता है जो दो प्रकार के अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ होता है या बना हुआ होता है, जिसमें दो त्रिभुजाकार पार्ट होता है, भाग होता है। देखो एक त्रिभुजीय हो गया, यहाँ से देखेंगे एक त्रिभुजीय हो गया, और दूसरा त्रिभुज आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हो गया, जिसमें कितना होता है, दो त्रिभुजाकार पार्ट होता है और तीन समतल पार्टों से तीनों आपस में जुड़े होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक समतल पार्ट आपका ये हो जाएगा, और दूसरा जिस पर ये रखा गया है, और तीसरा ये वाला इधर उधर का हो गया और जिस पर ये रखा गया होता है। ठीक है, तो ये होता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में एक ऐसा पारदर्शी पिंड होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, और इसमें दो त्रिभुज होते हैं, तीन आयत होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रिज्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रिज्म। प्रिज्म के लिए हम लोग का जो पढ़ना है वो अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन पढ़ना है। अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन, देखिए बहुत आसान तरीका आपको बताएंगे, परेशान मत होइएगा, बहुत अच्छे से आप प्रिज्म को समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम जो प्रिज्म बनाया गया था वो प्रिज्म नहीं बनाएंगे, प्रिज्म का केवल एक पार्ट लिया जाएगा, एक त्रिभुजाकार पार्ट ले लिया गया। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिज्म की एक विशेषता होती है, आप लोग पढ़े होंगे कि जब इस पर श्वेत प्रकाश किरण डाला जाता है, इस पर श्वेत प्रकाश किरण डाला जाता है तो क्या होता है कि यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा, क्योंकि ये वायु जो माध्यम देखा जाए तो ये माध्यम क्या होता है, वायु। ये माध्यम क्या है, वायु है, और इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। इस किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। जब आपतित किरण इस प्रिज्म पे पड़ता है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो इसके लिए एक अभिलंब की आवश्यकता होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं। ठीक, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो चलिए देखते हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो इस तरह से यह अभिलंब की ओर झुक गई, या अभिलंब की ओर झुक गई। और आप एक चीज देखे होंगे कि ये आपतित किरण हो गया, और आपको हमने बताया कि ये जो है ये क्या है, अभिलंब है। ये जो है ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज पढ़े हैं। और दूसरा चीज आपको ये बताया गया है कि अब देखो ये तो आपतित किरण था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अपवर्तित हो गया। तो इस किरण को हम नाम क्या देंगे, अपवर्तित किरण। अगर इस किरण को नाम देना होगा तो इस किरण को क्या देंगे ना, अपवर्तित किरण। अब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, तो अपवर्तन कोण कहलाता है, जो कि क्या कहलाएगा, आर्थ रिफ्रैक्शन ऑफ, जो होता है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक, अब फिर क्या होता है, दूसरी विशेषता हम लोग ये भी पढ़े हैं। दूसरी विशेषता क्या पढ़े हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जैसे वायु तो आपका विरल माध्यम हो गया था, वायु जो होता है विरल माध्यम हो गया, और ये कांच का बना होता है, तो कांच जो कि सघन माध्यम होता है, जो सघन माध्यम होता है, तो अब ये कांच से कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, अर्थात वायु में जाएगा, विरल में जाएगा। और आप लोग पढ़े हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में क्या बताया गया था, प्रकाश का अपवर्तन आप यही पढ़ेंगे, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और फिर पढ़े थे जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है तो उसके लिए पहले तो हमें एक अभिलंब खींचना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अभिलंब खींच देते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं। देखो एक अभिलंब हो गया। ठीक है, अभी क्या होगा, यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर से दूर हट जाएगी। देखो ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट गई, इस तरह से दूर हट जाती है। ठीक, और इस किरण को नाम दिया जाता है क्या, निर्गत किरण। इस किरण को नाम दिया जाता है निर्गत किरण। ठीक है, ये किरण जो हो गया आपका निर्गत किरण हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा।
अब हमें जो प्राप्त करना है, देखो आप अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो n इक्वल टू एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, साइन डेल्टा सफिक्स m प्लस a बाई 2 साइन a बाई 2। ये डेरिवेशन हम लोग को करना है, ठीक है। और ये डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या डेल्टा सफिक्स m पता होना चाहिए, क्या होता है। तो डेल्टा सफिक्स m जो होता है, ये होता है अल्पतम विचलन कोण होता है, ठीक है, अल्पतम विचलन कोण होता है। तो अब पहले विचलन कोण जानना होगा, तो विचलन कोण के लिए हमें क्या करना होगा, विचलन कोण कहाँ बनेगा उसको देख लेते हैं। यदि देख लो, यदि इस प्रकाश किरण को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए, इस प्रकाश किरण को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता, अर्थात जिसको ऐसे अगर ना झुका होता, कोई माध्यम बीच में ना आया होता, तो ऐसे सीधे निकल जाती, ऐसे ये सीधे निकल जाती। और दूसरा किरण अगर इसको हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया गया और इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया गया था ऐसे, ठीक। तो एक चीज देख रहे हैं, दोनों किरणें यहाँ पे आकर मिल जाती हैं, तो यहाँ पे जो कोण बना हुआ होता है उसको कहा जाता है विचलन कोण। क्या कहा जाता है, विचलन कोण, जिसको प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा से, या कहीं कहीं आपको वही डी के नाम से भी मिलता है, ठीक। तो हो गया डेल्टा, ये हो गया आपका चित्र तैयार हो गया। इसको कहा जाता है क्या, ए, और इस कोण को कहा जाता है प्रिज्म कोण। इसी को कहा जाता है प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, ठीक है, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहा जाता है। ये यहाँ पर देखो, ये भी क्या है, अभिलंब है, ये भी क्या है, अभिलंब है, ठीक। तो ये आपका अभिलंब हो गया, और वो जो है आपका प्रिज्म कोण हो गया, ठीक है, अभिलंब और प्रिज्म कोण, ये तो आपका पता चला। इसको मिटा देते हैं, ये तो हमको डेरिवेशन करना है, ठीक। उससे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाम ले देते हैं, आपको सभी किरणों के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एंगल के बारे में देखते हैं। अब ये कोण जो बनेगा, इस कोण को नाम अगर हम देना हो तो क्या देंगे, ये देखो कौन सा है, अभिलंब है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो एक आर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर डैश हो गया। और यहाँ पर देखो क्या बनेगा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण निर्गमन कोण कहलाता है, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब नाम दे देते हैं थोड़ा सा, जैसे इसको एम एन, और इसको नाम देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक, पी क्यू आर एस, और इसको भी कुछ नाम दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे ए बी सी डी, ए हो गया, ये बी हो गया था, और ये सी हो गया। इसको मान लो कि ये डी हो गया और ये हो गया ए, ठीक। अगर आपको चित्र के बारे में कहा जाता है कि चित्र के बारे में आपको लिखना हो, तो चित्र के बारे में आप क्या लिखेंगे कि माना एक प्रकाश किरण आपतित प्रकाश है, तो आपतित प्रकाश किरण जब डीपी जो प्रिज्म पर गिरता है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाता है, और फिर जब ये प्रकाश किरण प्रिज्म से, ये प्रकाश किरण प्रिज्म से बाहर निकलती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब या संयम से दूर हट जाती है। यदि आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, तो दोनों किरणें जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर जो कोण बनता है उस कोण को कहा जाता है विचलन कोण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, चित्र हो गया। तो चित्र हो गया कंप्लीट, यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, डेरिवेशन कर लेते हैं। अब डेरिवेशन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो त्रिभुज है पी क्यू आर, यहाँ पर यस देखेंगे, डेल्टा देखेंगे तो यहाँ बना हुआ है क्या, बहिष्कोण, ठीक है। यहाँ पर क्या बना है, बहिष्कोण। तो हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में थोड़ा सा वीडियो को देख लेते हैं, क्या यहाँ आपका क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, स्पष्ट है। थोड़ा सा इधर भी लिख देते हैं, तब भी आपको दिखाई देगा। तो त्रिभुज लेते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या देख रहे हैं, पी क्यू आर में यही देख रहे हैं कि पी क्यू आर में क्या है, डेल्टा जो है एक बहिष्कोण है। और बहिष्कोण की विशेषता क्या होती है कि बहिष्कोण अपने अंतःभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तब क्या हो जाएगा कि जो डेल्टा होगा ये बराबर हो जाएगा इसके, देखो कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू आर पी के, क्यों होगा, बहिष्कोण है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम और आ जाते हैं, आपको पता है ये टोटल कोण का जो मान है आई है, तो ये कोण का मान भी क्या होगा, आई होगा, क्योंकि बहिष्कोण बन रहा है। यहाँ पे देखो ऐसा रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो ये कोण इस कोण के बराबर होता है ना बहिष्कोण के हिसाब से। तो बताओ अगर ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा। अब पूरा कोण तो आई होगा, लेकिन ये कोण हमको पता है आर है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा, ठीक है।
ये कोण क्या हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा। इसी प्रकार इधर देखेंगे, ये कोण आपका ई है तो ये पूरा कोण ई होगा, ये कोण आर डैश है तो ये कोण क्या हो जाएगा, ई माइनस आर डैश। ठीक, ये कोण क्या हो जाएगा, ई माइनस आर डैश। तो चलिए मान रख देते हैं सबका। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, कोण क्यू पी आर का मान देखेंगे तो क्या है, आई माइनस आर हो गया, प्लस इसका मान देखेंगे तो क्या है, ई माइनस आर डैश। ठीक, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, आई और ई को एक साथ कर लेते हैं और माइनस यहाँ है, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आर प्लस आर डैश हो जाएगा। ये होगा आर प्लस आर डैश, ये हो जाएगा आपका। परंतु एक स्थिति होती है जिसको कहा जाता है अल्पतम विचलन की स्थिति। अब अल्पतम विचलन की स्थिति क्या होती है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में परंतु अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, जो हमारा डेल्टा होता है ये डेल्टा सफिक्स एम के बराबर होता है, कामा जो हमारा ई होता है ये आई के बराबर होता है, और जो आर डैश होता है वो आर के बराबर होता है। तब क्या हो जाएगा, अब तब इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, तब समीकरण नंबर 1 से एक में अब समीकरण नंबर 1 में क्या होगा, जहाँ डेल्टा है वहाँ डेल्टा सफिक्स एम हो जाएगा, और जहाँ आपका ई है वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और जहाँ पे आपका आर डैश है वहाँ पे आर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो डेल्टा सफिक्स एम बराबर आई आई जुटेगा कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, आर आर जुटेगा कितना हो जाएगा, 2r हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम समीकरण नंबर 2 मान के छोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान के इसको ही छोड़ दिया जाता है, और 2 मान के जब छोड़ दिया गया तो अब आगे क्या होगा, देखो अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलिए देखते हैं, अगला में जो खींचा गया है तो यहाँ पर ये कोण का मान 90 अंश होगा और ये कोण का मान 90 अंश, 90 कितना हो गया, 180 अंश। तो इसका मतलब अगर चतुर्भुज हम लोग ए पी एस आर ए लेते हैं तो इस चतुर्भुज एक कोण, इस कोण का मान भी कितना होगा, 180 अंश होगा, ये होगा ना। तो ले लेते हैं, अब चतुर्भुज लेते हैं इस प्रकार, परंतु कौन सा लेते हैं, चतुर्भुज, जो चतुर्भुज होगा क्या, चतुर्भुज ए पी एस आर ए में, एस आर ए में, ए पी एस आर ए, ये जो चतुर्भुज बना हुआ है इसमें देखो जब अभिलंब खींचा गया तो यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा, यहाँ पे अभिलंब का मतलब क्या, 90 अंश का कोण बना होगा ना, वही तो अभिलंब होता है। अभिलंब का मतलब ये देखो ये अभिलंब हो गया तो यहाँ पे कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण। तो ये 90 अंश का कोण जब बन गया तो इसमें तो 90 180 अंश हो गया। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, जैसे एक चतुर्भुज बनाया जाएगा तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 360 अंश। ठीक है, तो 90 हो गया, 90 हो गया, कितना हो गया, 180 अंश। अब कितना बचा है, 180 अंश बचा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कोण और ये कोण का मान भी कितना रहा होगा, 180 अंश। अब इसमें जो कोण ए है, कोण ए प्लस कोण एस बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि कोण ए पी एस प्लस कोण ए आर एस बराबर कितना है, 180 अंश है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, वो बराबर हो गया। अब समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं हम लोग 3। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। फिर आगे देख लेते हैं, आगे क्या होगा हमारा। आगे अगर हम देखते हैं तो आगे हमारा क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं नीचे पी एस आर जो कि एक त्रिभुज है, ले लेते हैं त्रिभुज पी एस आर में क्या होगा, हम पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल मतलब कौन कौन सा कोण, देखो ये कोण आर प्लस कोण आर डैश प्लस कोण ये वाला मिला कितना होगा, 180 अंश, अर्थात कोण आर प्लस कोण आर डैश प्लस कोण एस बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 4। अब देखो 180 अंश यहाँ भी, 180 अंश यहाँ भी, तो समीकरण नंबर हम लोग 3 और 4 से क्या देखते हैं, देखो समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखो कोण ए है प्लस कोण एस बराबर हो जाएगा 180 का मान क्या है, कोण आर प्लस आर डैश प्लस कोण एस। कोण एस से कोण एस कैंसिल हो गया तो बचा क्या, कोण ए बराबर आर प्लस आर डैश। ठीक है, परंतु
आर डैश बराबर होता है आर के, तब कोण ए बराबर आर प्लस आर हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो गया 2r हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया a/2, आर बराबर क्या हो गया a/2। हमारा देखो आर का वैल्यू तो पता चल गया। इसी प्रकार हम लोग क्या कहते हैं समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में आई का मान निकालना है, तो समीकरण नंबर 2 में हम लोग मान रख देते हैं। इसी प्रकार लेकर चलते हैं समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 5 का मान रखने पर, 5 का मान रखने पर, 5 का मान जब रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा सफिक्स m बराबर 2i माइनस 2r के स्थान पे a/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेल्टा सफिक्स m a इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा बराबर 2i, तो i बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा सफिक्स m प्लस a/2। देखो i का मान निकल गया। अब हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ले लेते हैं क्या स्नेल का नियम, परंतु स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार क्या होता है, n इक्वल टू होता है साइन i बटा साइन r, तब n बराबर हो जाएगा साइन i का मान देखो क्या निकला है डेल्टा सफिक्स m प्लस a/2 बटा साइन r का मान क्या है a/2। तो देखिए ये रिलेशन होता है हमारा। अब पूछेगा कहाँ से, क्योंकि लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 5 व समीकरण नंबर इसको 6 मान लीजिएगा, 6 से इसको मान लेंगे 6, ठीक है। तो ये हमारा जो था प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र का निगमन हो गया। तो दोस्तों ये हमारा, अगर वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि अभी जो हम यूट्यूब पे अभी नए नए पढ़ाने आए हुए हैं, तो अगर आप शेयर करते हैं तो आपके संपर्क में जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो उनको जो है ये वीडियो मिलेगा, फिर वहाँ से वो भी शेयर करेंगे तो अगले वाले को मिलेगा। इस तरह से क्या होगा कि ये सभी बच्चों के पास पहुँच सकता है, तो इसलिए शेयर करना सबसे ज़रूरी होता है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ।